Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 2 to 4th April 2021. Let's start the session. Our first news is हाँ, ये जो मैं आपको उस दिन बताया था परसों तरसों जब मैं ये न्यूज़ लाया था तो मैं ये बोला था कि स्मॉल सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो घटा दिया, तो अब इन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। मिस निर्मला सीतारमन जी ने, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 1 अप्रैल को ये बोला था कि जितने भी हमारे स्मॉल सेविंग अकाउंट्स हैं जिनमें भी हमें इंटरेस्ट मिलता था, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था। तो अब ये इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। पता नहीं, इन्होंने कोई अच्छा रीज़न दिया नहीं है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन सबको पता है ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू द रीज़न, क्योंकि अभी 4 या 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने फैसला वापस ले लिया। ऐसा कांग्रेस भी बोल रही है और ऐसा सबको लग भी रहा है। चलिए, अपने काम का नहीं है, बस ये न्यूज़ थी तो मैंने बता दिया। ऐसी दोनों अपोजिट न्यूज़ है। उस दिन भी ये आया था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा क्या क्या चीज़, कॉटन और शुगर। तो इन्होंने फिर से अब ये बोल दिया कि हम फ्रीज कर रहे हैं, जब तक इंडिया कश्मीर पर कोई फेयर नॉर्मलाइजेशन नहीं लाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ही इनको देने के लिए बैठे हुए थे ना, कि ये लोग नहीं लेंगे तो हमारा तो सामान बिकेगा ही नहीं। तो ये लोग एकदम बेवकूफ़ हो चुके हैं। इनके लोग भूखे मर जाएंगे पर ये लोग सामान नहीं लेंगे, इनको क्या ही बोलें। चलिए, कोई बात नहीं, ये भी अपने काम का नहीं है। केवल ये 2 न्यूज़ मैंने उस दिन एक्सप्लेन करी थी, दोनों अपोजिट हो गई हैं। इसमें बोला था हम लेंगे तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने जो डिसीजन लिया था उससे बैक हो गए। तो दोनों अपोजिट न्यूज़ हैं। आगे चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के लिए, एग्जाम के लिए नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिलेगा, तो याद रखिएगा इनको रजनीकांत साहब को मिल रहा है। तो ये डिज़र्व भी करते हैं, सही बात तो ये भी है। तो इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनको अब मिल रहा है। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड तो किसको मिल रहा है, तो रजनीकांत साहब को मिल रहा है। बस इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। राजा कांट कैंपेन फॉर 2 ईयर्स से ECI क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ कर दिया होगा। तो ये कहीं के MP हैं, तो इन्होंने कुछ ऊट पटांग हरकत कर दी होगी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें बैन कर दिया फॉर 2 डेज, 48 घंटों के लिए, कि आप उसमें कुछ कैंपेन नहीं कर सकते। स्टार कैंपेनर थे वहाँ के। तो याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324 ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो रेगुलेट कर सकता है इलेक्शन को रेगुलेट कर सकता है, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको अपने हिसाब से रिजॉल्व कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में लिखा गया, आर्टिकल 324, याद रखिएगा। इसमें जो बात हो रही है ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। कैंपेनिंग फॉर 48 आवर्स एंड रिप्रिमेंड हिम फॉर वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखिएगा, MCC से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है, MCC जो है वो कहीं लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिख रहा है। इसका जिक्र जो होता है वो रोपा में होता है, रोपा 1951। रोपा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, उसके अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे लोग बिहेव करेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन। इसमें लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता कब है, इसका भी सबसे क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस करती है, जैसे ही वो डेट अनाउंस करेगी कि इस राज्य में इस डेट से इलेक्शन होगा, तभी मॉडल ऑफ कंडक्ट ये लागू हो जाता है। और कब तक रहता है, जब तक रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस करेगी, डेट नोटिफाई करेगी, तभी ये लग जाता है। और ये खत्म कब होता है, जब रिजल्ट अनाउंस होगा। इसमें कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, इसमें केवल गाइडलाइंस लिखी हुई है कि क्या क्या करना चाहिए किस पॉलिटिकल पार्टी को, और अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनको बैन किया जा सकता है, उन्हें डीबार किया जा सकता है, उनके साथ जो प्रक्रिया हो वो सब लिखा हुआ है। लेकिन इसका मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका मेंशन जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है, और IPC और CRPC में भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जो मेन है वो रोपा में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। तो बस यही इसमें पढ़ना था और इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बिम्स्टेक मीट्स कट्स म्यांमार वायलेंस। तो अभी बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर साहब है वो भी गए हुए थे। तो इसमें म्यांमार में आपको पता है तख्ता पलट हो गया, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको हटा दिया है और वहाँ पे आर्मी रूल लग गया। तो उसी पे वायलेंस के लिए बिम्स्टेक में बातचीत हुई है इस बार। अपने काम का जो है बिम्स्टेक में क्या इसकी फुल फॉर्म, सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख रही है, देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक एग्जाम था, पता नहीं किसी PSC का एग्जाम था, मुझे नहीं पता, उसमें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। थोड़ी अजीब फुल फॉर्म है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। इसमें कितने मेंबर हैं, तो 7 मेंबर हैं। याद रखिएगा 7 मेंबर हैं। इसमें पहले 5 ही मेंबर थे, बाद में धीरे धीरे और मेंबर ऐड हुए हैं। याद रखिएगा इसमें थाईलैंड भी आता है, याद रखिएगा थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इंडिया, ये सब लोग आते हैं। नेपाल तो अभी शायद 2004 में ऐड हुआ है, नेपाल इनका लेटेस्ट मेंबर है। टोटल 7 मेंबर हैं। ये बना कैसे था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। इसका हेडक्वार्टर यहाँ नहीं लिख रहा, तो हेडक्वार्टर याद कर लीजिए ढाका में।
ढाका बांग्लादेश में जो है उसमें इसका हेडक्वार्टर है। इसमें चाइना नहीं है, याद रखिएगा। और इसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। और इस बार इसका हेड कौन कर रहा है? तो श्रीलंका इसको हेड कर रहा है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ लिखी हुई है, आप प्लीज़ रिमेंबर कीजिएगा। ये हेड कभी नहीं पूछेगा, पहली समिट पूछ सकता है, हेड क्वार्टर पूछ सकता है, किस डिक्लेरेशन से बना था ये पूछ सकता है, और इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। और कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं, याद रखिएगा। इसमें चाइना नहीं है, ना चाइना है ना पाकिस्तान है। ये चाइना पाकिस्तान ये सब आपने सार्क में पढ़ा होगा, इस सार्क से थोड़ा डिफरेंट है, याद रखिएगा। इसमें म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब क्या है? जो बे ऑफ बंगाल के रीजन के। बे ऑफ बंगाल देखिए अपनी कहाँ, यही तो होगा बे ऑफ बंगाल। तो इसके पास जो कंट्रीज होंगी वही ना इसमें होंगी। बिम्स्टेक का मतलब ही है बे ऑफ बंगाल के आसपास जो भी हो। तो ये ना चाइना होगा ना पाकिस्तान होगा, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल को टच ही नहीं करते हैं, याद रखिएगा, सिंपल रूल। आगे चलते हैं। रावत लॉन्च जॉइंट लॉजिस्टिक्स हब। तो बिपिन रावत साहब इन्होंने एक नया लॉजिस्टिक हब खोल दिया है। एक और पहले भी थे लेकिन इन्होंने और खोल लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली कहाँ ओपन हुआ है। जॉइंट लॉजिस्टिक हब क्या होता है कि इसमें सारे तरह के वेपन और जो भी इंजीनियरिंग, क्लोथिंग, स्पेयर जो भी चाहिए होगा, कैसा भी इंजीनियरिंग के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी वाले लोगों को, वो यहाँ पे मिलेगा। ये कहाँ खोला है? तीसरा वाला जो है मुंबई में एक और खोल दिया है, ताकि ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन हो सके। आपको पता है हमारे यहाँ तीनों जो सर्विस है उनको मिला के एक हेड बना है, जो जनरल बिपिन रावत हैं, जो हम बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जनरल बिपिन रावत, अब ये तीनों का जो सामान होगा, तीनों आर्मियों का, जो एवी, आर्मी, एयरफोर्स, उनका सामान अब एक ही जगह मिल जाएगा। तो इसको बोलना है जॉइंट लॉजिस्टिक हब। ये जो खोला गया मुंबई में, और जो खोले गए उनको भी याद रखिएगा, एक गुवाहाटी में, एक पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में है ना पोर्ट ब्लेयर, उसकी कैपिटल भी है। तो 3 जगह खोला हुआ है, याद रखिएगा। अभी जो खोला है जॉइंट लॉजिस्टिक हब मुंबई में, बाकी के 2 इनका नाम है स्पेशली फॉर सीडीएस स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यूपीएस सीएपीएफ में इतना आर्मी से रिलेटेड नहीं पूछते, लेकिन सीडीएस हुआ, एफ कैट हुआ, उसमें डायरेक्ट आर्मी से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। जॉइंट लॉजिस्टिक हब जो 3 है, याद रखिएगा, तीनों कहाँ पर है? मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर। तीनों की लोकेशन याद रखिएगा। अभी जो खोला है वो रिसेंटली मुंबई में खोला है। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल मीटिंग अनलाइक बिफोर मे एंड जून बजाज। तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, याद रखिएगा। ये जो मीटिंग होती है क्वार्टरली मीटिंग होती है, इसमें सारे फैसले लिए जाते हैं रिगार्डिंग जीएसटी की, बढ़ाना है, घटाना है, कितना कलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेट को कितना कंपेंसेशन देना है, जो भी है। अपने काम का जो है वो है जीएसटी काउंसिल। देखिए, सबसे पहला सवाल, जीएसटी काउंसिल से लोग समझ लेते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जीएसटी तो था नहीं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो नहीं सकती। लेकिन इसको अमेंडमेंट करके इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है, जो कि अब जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में आती है? याद रखिएगा, आर्टिकल 279A। इस आर्टिकल के तहत अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। किस अमेंडमेंट के थ्रू करा गया? तो 101 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 279A। तो याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसको हेड कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन इनको हेड करता है। और बाकी के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो बाकी के सारे मेंबर होते हैं जो भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के जो फाइनेंस के इंचार्ज होते हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। फिर इसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बनाई क्यों थी जीएसटी काउंसिल? ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बन सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर मिलजुल के काम करें, स्टेट और सेंटर जो है वो मिलजुल के काम करें, इसीलिए जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था। तो इसमें दोनों के मेंबर होते हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मेंबर होते हैं वो स्टेट के होते हैं, और ज़्यादा पावर भी जो है वो स्टेट के पास दी गई है। कम से कम 2/3 मेजोरिटी जब वोट हो जाता है, 2/3 वोट होता है, तभी कोई भी इसमें डिसीजन लिया जाता है। ज़्यादा जो पावर है वो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 2/3 पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 1/3 पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस आप रफ ये याद रखिएगा, इसमें ज्यादा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कम पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आर्टिकल 279A में लाई गई है, किस अमेंडमेंट से लाई है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करने के लिए बनाई गई थी। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसको हेड कौन करता है? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम्स इन राजस्थान। तो याद रखिएगा, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? तो राजस्थान में बना है। एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल हो गया, ये कहाँ पे बना है? पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट, तो डायरेक्ट आपको आंसर पे टिक करना होगा राजस्थान। इसमें एक स्कीम का जिक्र हुआ है, कुसुम, वेरी इंपॉर्टेंट कुसुम स्कीम। ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे सवाल हो चुका है। इसकी फुल फॉर्म एक पीसीएससी लेवल में पूछ चुकी है, तो ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुसुम जो स्कीम है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। मैं फिर से बोल देता हूं, किसान ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, सुरक्षा
फिर एवं उत्थान महाअभियान, याद रखिएगा ये कुसुम की फुल फॉर्म है, यहाँ लिखी भी आप पढ़ लीजिएगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम स्कीम, ये किस लिए बनाई गई थी? इसमें क्या था कि जो भी फार्मर्स की जो जमीन होती है, जो अनबैरन लैंड होती है या जो कम प्रोडक्टिव लैंड होती है, उसमें ये बोल रहे थे कुसुम स्कीम के तहत कि आप वहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट है वहाँ लगा लीजिए और आप बिजली पैदा कीजिए, और आप वो बिजली का यूज अपने लिए भी करिए, और अगर ज्यादा बिजली पैदा हो जाती है तो आप उस बिजली को हमें बेच दीजिए। तो ऐसे जो आपकी बेरन लैंड है, जो आपकी खराब लैंड है, वो प्रोडक्टिव यूज में आ जाएगी। तो ये कुसुम स्कीम का मतलब ये था। बस मैंने फिर से आपको हिंदी में बता दी, कुसुम स्कीम वुड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स एज दे कुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम देयर लेस प्रोडक्टिव और बैरन लैंड। ये मैंने आपको बताया ताकि उससे ग्रीन एनर्जी पैदा हो सके। जो लैंड जो खराब पड़ी है, जिसमें आप कुछ फसल नहीं उगा सकते, उस पर आप एक सोलर पावर प्लांट लगा लीजिए, जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हो। उस बिजली को आप घर के लिए भी यूज करो, और अगर वो बिजली ज्यादा पैदा हो जाती है तो आप उस बिजली को ग्रिड के थ्रू सरकार को वापस करो, सरकार आपको उसके लिए पैसा देगी। सिंपल ये स्कीम थी कुसुम स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम। आगे चलते हैं। इन जेनेवा फेस ऑफ आर्टरेज वर्सेस होप, तो आपको पता है जो अभी श्रीलंका का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, श्रीलंका में यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए गए हुए थे लोग, और श्रीलंका को डालना चाह रहे थे यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में, इसके भी रिप्रेजेंटेशन डालना चाह रहे थे। तो इसके लिए वोटिंग हुई थी और इंडिया ने इसके अपोजिशन में वोट दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ड्यू टू सिन्हाला, याद रखिएगा सिन्हाला और तमिलनाडु जो के जो पीपल है उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इसलिए मना कर दिया था इंडिया ने। तो आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सिन्हेलीज पूछा जाएगा। सिन्हेलीज क्या? तो ये याद रखिएगा सिन्हेली जो है वो ट्राइब है या लोग हैं, एथनिक लोग बोल सकते हैं। कहाँ के हैं? तो एथनिक लोग हैं श्रीलंका के। बस इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सिन्हाला जो लोग हैं वो कहाँ के लोग हैं? वो याद रखिएगा श्रीलंका की एथनिक कम्युनिटी का नाम है। सिन्हेलीज भी बोल देते हैं, सिन्हाला भी बोल देते हैं, ये इसकी बात है। फिर इसमें यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की बात हुई है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन 2006 में बना था। इसमें अभी टोटल 47 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन का याद रखिएगा यूएनएचसीआर, यूएनएचआरसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2006 में बनी थी, 47 मेंबर हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी हेड है। और इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। इसका जो इलेक्शन होता है वो हर 3 साल में होता है, हर 3 साल में होता है, और मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए कोई बन सकता है। मतलब जैसे इंडिया जीत गया एक बार, तो एक बार और जीत सकता है। मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए इसका कोई हेड बन सकता है। 3-3 साल में इसके इलेक्शन होते हैं। तो यही कुछ मैंने आपको जानकारी दे दी यूएनएचआरसी के बारे में भी। जो पूछी जाएगी मैंने केवल वही जानकारी दी है। बताने को मैं आपको अनगिनत चीज़ें बता सकता हूँ। मैंने बहुत लेक्चर देखे हैं जो 10-10, 15-15 मिनट केवल आपको फालतू चीज़ें पढ़ाते रह जाते हैं कि ये होगा वो होगा। अब यूएनएचआरसी है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसको आप इतने भाई असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव तो बच्चे को पता होगा। ह्यूमन राइट कमीशन है तो किसके लिए काम करेगा? ताकि पीस और हार्मनी आ सके किसके बीच में? ह्यूमंस के बीच में। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, सिंपल। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहीं ना हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नाम से क्लियर हो रहा है, तो ये आपको मुझे समझाने की जरूरत थोड़ी है, तो ऑब्वियस है ये सब। जब नाम से क्लियर हो रहा है, जो नहीं लिखा है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। प्लीज सीक्स एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, तो ये पता नहीं ब्लैक मैजिक के तहत कोई ये कोर्ट में चले गए, कोई कोर्ट लेके अपने काम का नहीं है, अपने काम का जो ये कुछ इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं जो अपने क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मैं पढ़ देता हूँ। रिलीजियस कन्वर्जन बाय कैरेट एंड स्टिक और बाय हुक और क्रुक, कोई जबरदस्ती अगर आपका रिलीजन चेंज कराता है तो उससे कौन कौन से आर्टिकल वायलेट होते हैं? देखिए यहाँ लिखा है आर्टिकल 14 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये तीनों का क्या कहते हैं अपोजिशन में चला जाता है। अगर कोई भी जबरदस्ती आपका रिलीजन चेंज करता है या आप किसी का जबरदस्ती रिलीजन चेंज करते हैं, तो ये 3 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट हैं इनके तहत ये वायलेट हो जाते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी बात है, अंडर आर्टिकल 32 आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर किसी आदमी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है। अगर इफ समवन वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ समवन देन ही और शी shall go to Supreme Court directly without going through the High Court or any other courts। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट का हनन हुआ तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। तो 2 आर्टिकल हैं। लेकिन अगर आपके और किसी राइट का हनन होता है तो भी आप हाई कोर्ट में जाते हो। लेकिन अगर आपको सीधे कोई फंडामेंटल राइट छिन जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये थोड़े मैंने आपको बता दिए। ब्लैक मैजिक के लिए इन्होंने बोला कि ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 51A में लिखा है। आर्टिकल 51A आपको पता है हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज का सवाल ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुए हैं? एक सवाल तो ये। और पहले 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी,
ये ओ सॉरी मैंने 50 ये डीपीएसपी नहीं है, आर्टिकल 51 जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैं थोड़ा बोल गया फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आप बताएंगे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। आज आप बताएंगे किस आर्टिकल से ये कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुई हैं। फिर ये इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, याद रखिए जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब इन पे आप मानो तो मान लो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ये तो आपके ऊपर है। नॉन कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन एक और ऐड की गई, उसको भी आप बता सकते हैं कि वो जो एक ऐड की गई है वेरी इंपॉर्टेंट, और जो वो एक ऐड की गई है वो फंडामेंटल राइट भी है, वो डीपीएसपी भी है, और वो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। जो इसमें एक 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, तो आप मेरे को बता सकते हैं कौन सी है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में ऐड की गई है, जो कि तीनों के अंदर आती है। फंडामेंटल राइट्स में भी वो उसका जिक्र हुआ है, डीपीएसपी में भी उसका जिक्र हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अब उसका जिक्र हो गया। तो आज आप मेरे को इन कमेंट सेक्शन बताएंगे, मैं कल आपका इसका रिप्लाई दूंगा। आगे चलते हैं। इमिशन रूल कोल्ड फायर यूनिट गेट 3 मोर ईयर। तो जो कोल फायर ये कोल फायर क्या होता है, जो कोयले से बिजली पैदा करते थे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन और दिया गया है कि आप नए रूल्स के तहत काम करिए, नहीं तो हम आपको ये आपका कोल प्लांट को बंद कर देंगे। जो अपने काम का है उसमें एफजीडी करके एक है, इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसको बोला गया है कि आप अपने यहाँ ये लगाइए, इससे क्या होगा, जैसे आपको पता ही चल रहा है डीसल्फराइजेशन, जो भी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होंगी वो कम हो जाएगी। नाम से पता चल रहा है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, सल्फर को कम करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए एफजीडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ लगाया जाता है। तो कोल पावर प्लांट में लगाया जाता है ताकि जो भी सल्फर एमिशन है उसको कम किया जा सके, बस इसमें और कोई काम का नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इनको 3 साल का और टाइम दे दिया गया है, 2025 तक का और टाइम दे दिया गया है। आगे चलते हैं। अरे कोई बात नहीं। 5 सिक्योरिटी मैन किल्ड इन सुकमा एनकाउंटर। तो ये 5 लोगों की डेथ हो गई, शहीद हो गए, डेथ क्या हो गई, शहीद हो गए ये लोग। तो ये बहुत बुरा लगता है यार सुन के, क्या बोलें। तो ये सबसे माओइस्ट एनकाउंटर है कि अपने ही देश के लोग हैं, इनको मतलब गुमराह करके इनसे ऐसा काम कर लिया जाता है, जबकि ये बहुत सीधे लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनको कोई गुमराह कर देता है, ये हैं तो यहीं के लोग, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग हैं। ये मेजरली कहाँ देखा जाता है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखा जाता है। अभी भी बस आपको जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, सुकमा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कितने सारे पुलिस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ जो रोल आता है वो सीआरपीएफ का आता है। अगर आप भी सीआरपीएफ में हो जाते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट बढ़ते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग की पोस्टिंग आती है थोड़ी हार्श पोस्टिंग होती है, कह सकते हैं। तो आपको भी यहाँ भेजा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही भेजते हैं, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में भेजते हैं, नहीं तो सीआरपीएफ वालों को खासकर, या फिर जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी बटालियन है, या फिर नीचे कभी कभी साउथ में ही भेज देते हैं। वहाँ इतना डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो सीआरपी इसमें पूरी लिखा है कैसे कैसे कितने लोगों की हुई है डेथ। तो अपने काम का इसमें वैसे एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, पर मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कोबरा बटालियन है, ये भी इलाइट कमांडो फोर्स होते हैं, इलाइट कमांडो फोर्स होते हैं ये, स्पेशली इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है इसी चीज़ के लिए। तो कोबरा बटालियन, आप भी जब सीआरपीएफ में भर्ती होंगे तो आप भी इस इलाइट फोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। तो मेहनत करिए तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने आज सवाल पूछा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, उसका आंसर देंगे, और एक जो रिसेंटली 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो जो ऐड हुई है उसके बारे में बताएंगे। सो टेक केयर, फॉलो करिए स्टडी फंडा को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट, और यू कैन बाय आर कोर्सेज ऑल्सो by downloading our app on Play Store as well as in iOS। आप चाहें तो हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, जो कि एक नॉमिनल रेट में, आप चाहें तो लीजिए, नहीं चाहें तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोर्स लेने से बेटर है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कीजिए। यहाँ से आप चाहें तो वो नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उन पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप एकदम स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं से आपका भला होगा। किसी के भी नोट्स आपका भला नहीं कर सकते, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।